हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे से लंदन उद्यम के रूप में अपनी शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली वाणिज्यिक और राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी, जिसकी खाड़ी में उपस्थिति ने क्षेत्र के आधुनिक इतिहास को आकार देने में मदद की। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन शहर के व्यापारियों के एक समूह द्वारा संचालित एक छोटे उद्यम से विकसित हुई थी, जिसे 1600 में एक शाही चार्टर प्रदान किया गया था, जिसके तहत उसे पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अंग्रेजी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। अपनी शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों द्वारा पेश किए जाने वाले वाणिज्यिक अवसरों में रुचि रखती थी। हालांकि भारतीय कपड़ों के कार्गो ने इंग्लैंड में उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती रुचि को जगाया। कंपनी ने कैंटन से चीनी माल भी भेजा, चाय, रेशम, कपड़ा और चीनी मिट्टी। एशियाई वस्तुओं का भुगतान निर्यात किए गए ब्रिटिश ऊनी कपड़ों और धातुओं से किया जाता था, जिसके पूरक के रूप में चांदी के सिक्के दिए जाते थे। कंपनी का संचालन फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित था। जब जहाज यूरोप लौटते थे तो फैक्टर्स के रूप में जाने वाले एजेंटों को व्यापारिक चौकियों पर छोड़ दिया जाता था, ताकि वे माल के मौजूदा स्टॉक की बिक्री और अगले वर्ष की यात्रा के लिए वापसी के माल की खरीद के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ बातचीत कर सकें। कंपनी के कारोबार की देखरेख लंदन में एक केंद्रीय प्रशासन द्वारा की जाती थी, जो निदेशक मंडल के 24 निर्वाचित सदस्यों और न्यायालय की कई विशेष समितियों पर आधारित था। निदेशक कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह थे, जो नियमित रूप से जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में मिलते थे। कंपनी अपने जहाज़ों पर वाणिज्यिक, राजनीतिक और प्रशासनिक निर्देश एशिया में अपनी मुख्य बस्तियों में स्थापित परिषदों को भेजती थी, और ये परिषदें बदले में अधीनस्थ कारखानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं, जिनमें बंदर, अब्बास और बसरा शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध वाणिज्यिक उद्यम से आगे तब बढ़ी जब 1740 के दशक के मध्य में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध भारत में फैल गया। कंपनी ने प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों और स्थानीय शासनों पर सैन्य वर्चस्व स्थापित किया, जिसकी परिणति 1757 में बंगाल प्रांत पर नियंत्रण के रूप में हुई। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी, बिहार और उड़ीसा के राजस्व की कटाई का अधिकार प्रदान किया, जिसने उपमहाद्वीप में कंपनी की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराया। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में आगे के क्षेत्रीय अधिग्रहणों ने कंपनी की भूमिका को महज व्यापारी से एक संप्रभु शक्ति में बदल दिया। इस परिवर्तन और कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने कंपनी की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का फैसला किया। 1784 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों की निगरानी की, लेकिन इसके वाणिज्यिक
कारोबार या निर्देशकों द्वारा संरक्षण के प्रयोग की नहीं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर लगातार हमले हो रहे थे और मुक्त व्यापार लॉबी के दबाव के बाद संसद द्वारा इसके वाणिज्यिक संचालन को पहले कम किया गया और फिर 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कंपनी 1858 तक अपनी शाही भूमिका में बनी रही, जब उपमहाद्वीप के उत्तर में सैन्य और नागरिक विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम में अपनी शक्तियों को राज्य के एक विभाग इंडिया ऑफिसों को हस्तांतरित कर दिया। शेयरधारकों को संसद से मुआवजा मिलने के बाद 1 जून 1834 को EIC के अंततः भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही भारत में अंग्रेजी शासन आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हर वक्त भारत में अपने नियम और कानून की स्थापना भी करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वक्त भी अंत में कई चीज़ों का योगदान करती है, जिसे 1757 में भारतीय उपमहाद्वीप बंगाल का नियंत्रण हासिल कर लिया। और चूंकि कंपनी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एजेंट थी, इसलिए इसके शेयरधारक वहां ब्रिटिश नीति को प्रभावित करने में सक्षम थे। इससे अंततः यह पता चलता है कि सरकारी हस्तक्षेप हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इंडिया एक्ट 1784 ने राजनीतिक नीति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार 1813 में समाप्त हो गया और 1834 से यह भारत की ब्रिटिश सरकार के लिए केवल एक प्रबंध एजेंसी बन गई। भारतीय विद्रोह के बाद इसने वह भूमिका खो दी। 1873 में यह एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रही। कंपनी को आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसे 1600 में शामिल किया गया था और 1873 में एक कानूनी इकाई के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अपने अस्तित्व के दौरान इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता था। 1600 से 1708 तक इसका औपचारिक नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था और 1708 से लेकर 1873 तक इसका नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था।